एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक कृतिका से चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस अध्याय में किस प्रकार लड़की की सामाजिक जो शादी है, लड़की की जो शादी है वो किस प्रकार एक सामाजिक समस्या है उसको बताया गया है। और ये भी बताया गया कि किस प्रकार जब लड़की की शादी होती है तो उसका किसी वस्तु के समान मोल भाव किया जाता है। और ये अध्याय एक एकांकी के रूप में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रस्तुत एकांकी है रीढ़ की हड्डी, वो एक एकांकी है जैसा मैंने बताया, और इसको जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है ये। और ये जो एकांकी है इसमें ये बताया गया है कि लड़की के विवाह की जो एक सामाजिक समस्या है उस पर आधारित है। और रीढ़ की हड्डी की कहानी जो है उसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि उमा नाम की एक लड़की होती है जो कि पढ़ी लिखी होती है और शादी के योग्य होते हैं, यानी उसकी उम्र शादी के योग्य हो जाती है। तो जिसकी वजह से उसके जो पिता हैं जिनका नाम है राम स्वरूप, उनके पिता वो चिंतित होते हैं अपनी पुत्री के शादी के लिए। और जब एकांकी की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि उसके घर लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं। और लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं तो उस लड़के का नाम होता है शंकर, और जो शंकर होता है उसके पिता का नाम होता है गोपाल प्रसाद। लड़के का नाम है यहाँ पे शंकर और जो लड़का है उसके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। और जो शंकर है उसने बीएससी कर रखी है और उसके बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई कर रखा है, जो कि उमा को आज देखने आ रहे हैं। चूँकि जो रामस्वरूप होते हैं उनकी बेटी जो है उमा, उसको देखने लड़के वाले आ रहे होते हैं, इसलिए जो रामस्वरूप होता है वो अपने घर के नौकर का नाम है रतन। तो जो रामस्वरूप जी हैं वो अपने नौकर के साथ जो बैठक वाला कमरा होता है उसको सजा रहे होते हैं। वहाँ पे बैठक एक तख्त रखते हैं और उस पर नई चादर बिछाते हैं और उमा के कमरे से ना हारमोनियम और सितार लाकर उस पर सजा देते हैं, ठीक है। और फिर ना वहाँ पर वो नई दरी बिछाते हैं, टेबल में नया मेजपोश बिछाते हैं और उसके ऊपर गुलदस्ते सजा देते हैं ताकि वो जो कमरा है, जो बैठक है, वो आकर्षक रूप दिखे। इसलिए जैसे होता ना कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम अपने घर को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए और सजा रहे होते हैं, तो वही यहाँ पे उमा के पिताजी अपने नौकर के साथ मिलकर कर रहे थे। फिर तभी जो रामस्वरूप होते हैं उनकी पत्नी यानी उमा की माँ का नाम है यहाँ पे प्रेमा। तो जो रामस्वरूप जी हैं उनकी पत्नी आती है और कहती हैं कि उमा तो मुँह फुलाकर बैठी हुई है। तो इस पर रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि वे जाकर ना उमा को समझाए कि उनको बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, और क्योंकि इसलिए वो कहते हैं कि उनको ये रिश्ता जो बहुत बड़ी मुश्किल से मिला है तो इसलिए वो ना चुपचाप अच्छे से तैयार हो जाए और लड़के वालों के सामने आ जाए। क्योंकि जो उसके पिता थे ना वो नहीं चाहते थे किसी भी हाल में, वो इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। फिर जो प्रेमा है वो कहती है, यानी उमा की जो माँ है वो कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया है लेकिन वो मान नहीं रही है, तो आप ही जाके देखो, ऐसे बोलती है उमा की माँ। फिर उसके बाद जो रामस्वरूप है उस पर दोष रोपण करती है उमा की माँ कि ये सब ना आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ज़्यादा पढ़ाया लिखा है और पढ़ाओ लिखाओ, इसी वजह से ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का यही नतीजा है कि उमा भी मुँह फुला के बैठी हुई है। फिर तो उसकी माँ कंटिन्यू आगे करती हैं कि अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता ना तो वो आज कंट्रोल में होती, वो हाथ में होती और हमारी बात को सुन रही होती, इस तरह मुंह फुला के नहीं बैठी होती। ऐसे कहते ही उमा की माँ। फिर आगे रामस्वरूप जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि जो लड़के वाले हैं ना उनको लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, तो इसीलिए ना तुम अब उमा की जो शिक्षा है उसकी सच्चाई लड़के वालों को मत बताना। लेकिन उमा ने बीए पास कर रखा है। इस बात को उमा के पिताजी छुपाते हैं लड़के वालों से कि उमा पढ़ी लिखी नहीं है, वो ऐसा लड़कों से बताते हैं कि सिर्फ लड़की ने 12वीं पास कर रखी है। तो वो अपनी पत्नी को भी कहते हैं इस बात को छुपाने के लिए कि उमा जो है वो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। फिर इसलिए जो रामस्वरूप है उसने लड़के वालों से झूठ बोला है कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। सिर्फ उन्होंने बस इतना ही बताया कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। फिर जो प्रेमा है वो उनकी बातें सुनकर रामस्वरूप को ना थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त ना लड़की के जो साज श्रृंगार का क्या महत्व है, कि आजकल जब लड़की का शादी होता है तो उसको सजाना धजाना, उसका मेकअप एंड ऑल, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इस बात को लेकर रामस्वरूप जी थोड़ा चिंतित होते हैं। फिर लेकिन वह जो अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह ना वैसे ही सुंदर है,
क्योंकि जो प्रेमा होती है यानी उमा की जो माँ होती है वो उसको लड़की को सजाने दे को लेकर थोड़ा चिंतित होती है। फिर जो उसके पति होते हैं रामस्वरूप जी वो कहते हैं कोई बात नहीं, उमा वैसे ही बहुत सुंदर है। फिर लड़के वालों के लिए नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट आदि का प्रबंध किया गया। ठीक है। फिर लेकिन जो टोस्ट होता है उसमें जो लगने के लिए जो मक्खन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को ना मक्खन लेने के लिए बाज़ार भेज देते हैं। फिर जब वो बाज़ार से आता है नौकर तो उसको घर के तरफ आते हुए मेहमान दिख जाते हैं, जिनकी खबर वह अपने मालिक को दे देता है कि घर की तरफ ना मेहमान आ रहे हैं। ठीक है। और फिर ठीक उसी समय ना जो बाबू गोपाल प्रसाद होते हैं और जो उनके लड़के होते हैं जिसका नाम है शंकर, उसके साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल हो जाते हैं गोपाल प्रसाद जी और जो लड़का है शंकर वो। ठीक है। और फिर लेकिन जो गोपाल प्रसाद है उसकी आंखों में चतुराई झलक रही थी साफ साफ कि वो कितने चतुर हैं। ओके। और उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और फितरती इंसान है। उनकी आंखों से और आवाज़ से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और उनकी आंखों से चतुराई झलक रही थी। फिर जो उनके लड़के हैं जो शंकर, उसकी आवाज़ ना एकदम पतली सी थी और खिसियाहट भरी थी, और जबकि उसकी ना कमर भी थोड़ी झुकी हुई थी जो लड़का था उसकी। पिता तो इतने चतुराई दिख रहे थे और अनुभवी रूप में दिख रहे थे, पर जो शंकर लड़का था उसकी आवाज़ एकदम पतली सी थी, खिसखिसाहट भरी हुई और कमर एकदम झुकी हुई सी थी। फिर आगे जो रामस्वरूप है उसने मेहमानों का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी। जो मेन बातें थी उस औपचारिक बातें करना शुरू कर दिया। बातों बातों में ना दोनों ने नए ज़माने और अपने ज़माने का समय का तुलना करने लग गए, है ना। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रामस्वरूप ना चाय नाश्ता लेने अंदर आ गए। जो रामस्वरूप थे वो चाय नाश्ता लेने लड़के वालों के लिए अंदर आ गए। फिर जैसे ही जो रामस्वरूप है वो अंदर जाते हैं ना चाय नाश्ता लेने, तो वैसे ही क्या होता है, जो गोपाल बाबू होते हैं ना वो रामस्वरूप की हैसियत आंकने लग जाते हैं, उसकी हैसियत आंकने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो वह अपने बेटे को ना वो अपने बेटे को भी डांटते हैं कि अरे इधर उधर क्या झाँक रहा है, कमर को सीधी करके बैठ, जो गोपाल प्रसाद जी होते हैं। ठीक है। और फिर रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बात करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद ना जो बापू गोपाल प्रसाद है वो असली मुद्दे पे आ जाते हैं, यानी शादी विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। फिर विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। फिर ना जन्म पत्रिका में लाने की बात आती है, तो उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों की जन्म पत्रियों को ना भगवान के चरणों में रख दिया है। बातों बातों में वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने ना लड़कों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि लड़कों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना तो ठीक है। ये सारी बातें अभी गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि वो जो गोपाल प्रसाद जी उनको सब कहते हैं कि लड़कों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए और इसलिए बहू को भी ग्रेजुएट लाना चाहिए। फिर लेकिन जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो सबको क्या ओपिनियन देते हैं कि लड़कों को तो पढ़ाना लिखाना ठीक है, उसको काबिल बनाना ठीक है, लेकिन लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएँ और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाएँ तो वो घर गृहस्थी नहीं संभाल पाती, वो काबू से बाहर हो जाती हैं, वो अन्य कामों में लग जाती हैं, एक्सेप्ट कि वो घर के काम में नहीं करती। ऐसी ओपिनियन देते हैं गोपाल प्रसाद जी। फिर वो आगे कहते हैं कि मुझे तो बहुओं से नौकरी नहीं करानी। फिर वो रामस्वरूप से लड़की यानी उमा की सुंदरता और अन्य चीज़ों के बारे में पूछने लग जाते हैं। फिर जो रामस्वरूप है वो कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए कि हमारी लड़की कितनी सुंदर है, क्या है। फिर इसके बाद जो रामस्वरूप है वो उमा को बुलाते हैं। फिर उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की जो आँखें हैं उस पर चश्मे लगे होते हैं। उसको देखकर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं और शंकर दोनों एक साथ ना चश्मे के बारे में पूछने लग जाते हैं। फिर लेकिन जो रामस्वरूप है वो झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। फिर गोपाल प्रसाद उमा से गाना बजाने के लिए कहता है। वो बड़े ही चतुर होते हैं। पहले उन्होंने सारी जगह देखा कि क्या है कैसे है, फिर उन्होंने चश्मे के बारे में भी पूछा। फिर उमा को ना वो गाना बजाने के लिए कहते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। फिर उमा जो है मीरा का एक बहुत ही सुंदर सा गीत गाती है। फिर उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी पूछने लग जाते हैं। तो जो उमा होती है उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है। ऑब्वियसली आप कोई लड़की कोई वस्तु थोड़ी ना है कि उससे इतना मोल भाव किया जाए, इतनी सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाए। तो इस वजह से उमा जो है उसको ये सब ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो कोई उत्तर ही नहीं देती। वो पूछते हैं वो कोई उत्तर ही नहीं देती। इस बात पर गोपाल प्रसाद जो है उसको ना ये बात खटकती है
कि उमा से जब प्रश्नों के पूछे जा रहे हैं तो वो जवाब देने को कहते हैं कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। फिर रामस्वरूप भी उमा से बोलते हैं कि बेटा जवाब दो। फिर तब जो है उमा अपनी धीमी आवाज़ में बोलती है, पर बिल्कुल बोल्ड वॉइस में बोलती है, एकदम मजबूत आवाज़ में बोलती है, भले ही वो धीरे बोलती है कि क्या दुकान में जब मेज़ कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? दुकानदार क्या ग्राहक को सीधी कुर्सी मेज़ दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है? ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी, जैसे हम दुकान में जाते सामान वगैरह लेने तो उसका देख करते हैं कैसा है, नापसंद है या नहीं है, ये देखते हैं, फिर मोल भाव करते हैं, तब सामान लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या, तो उमा बोलती है कि क्या ये महाशय मुझे ख़रीदने आए हैं, जो मुझे किसी खरीदार की तरह, सामान की तरह देख परख रहे हैं? फिर रामस्वरूप उसे टोकते हैं उमा को, और फिर गोपाल प्रसाद जो है इस बात से नाराज़ हो जाते हैं। फिर जो लेकिन उमा है वो अपनी बात को कंटिन्यू रखती है और आगे कहती है कि पिताजी आप मुझे ना कहने दीजिए, पहले मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए, मैं कोई वस्तु थोड़ी ना हूँ जो मुझे ये इस तरह से जांच परख रहे हैं। फिर ये जो सज्जन है मुझे ख़रीदने आए हैं क्या, ज़रा उनसे पूछिए, ऐसा बोलती है उमा। फिर उमा बोलती है कि क्या लड़कियों के अंदर दिल नहीं होता क्या, क्या उन्हें कोई चोट नहीं लगती है? फिर गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें यहाँ कोई बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है क्या उनको? फिर उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं, इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, कभी कह रहे ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए, चश्मा क्यों लगाया है, आपको गाना बजाने आता है, यानी इन एंड ऑल, तो ये मेरी बेइज्जती नहीं है क्या? उमा ऐसा बोलती है। फिर साथ ही में जब वो लड़कियों की तुलना फिर उमा ये भी कहती है कि ना वो बातें कहते कहते आगे लड़कियों की तुलना ना जो बेबस भेड़ बकरियां होती है ना उससे करती है, और कहती है कि जैसे उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरी को खरीदने जाता है, फिर उससे पहले उन्हें अच्छी तरह से जांचता है, परखता है, वैसे ही लड़कियों को शादी से पहले जांचा परखा जाता है। तो इस यहाँ पर लड़कियों की तुलना उमा ने बेबस जो भेड़ बकरियाँ हैं उससे करी है। और फिर साथ में ही वह ना जो लड़कियों की तुलना है वो बेबस भेड़ बकरियों से करती है, और फिर आगे कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे ज़्यादा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरी उसे ख़रीदने आया हो, है ना। फिर वह उनके लड़के जो हैं शंकर, उसके बारे में बताती है कि किस तरह जो पिछली फरवरी थी, क्योंकि जिस हॉस्टल में उमा ने पढ़ाई करी थी तो वहीं पर ना जो शंकर है उसको भी उमा ने वहाँ पे देखा था। तो इस बात को वो बताती है कि कैसे वो पिछली फरवरी में ना लड़कियों के हॉस्टल में गया था और कैसे उसको वहाँ से बेइज्जती करके भगाया गया था। तो इस बात को वो बताती है, ठीक है। तो फिर आगे कहते हैं, तो फिर आगे गोपाल प्रसाद जी एकदम चौंक जाते हैं कि हैं उसको कैसे पता ये कॉलेज वाली बात, हॉस्टल वाली बात। तो फिर वो जो गोपाल प्रसाद होता है वो पूछता है क्या तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करी है? फिर उमा जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैंने बीए पास कर रखी है। क्यों, ऐसा करके कोई मैंने चोरी करी है क्या? ऐसे बोलती है उमा। फिर उसने पढ़ाई करते हुए ना, फिर वो बोलती है कि मैंने पढ़ाई करते हुए सारी मर्यादाओं का ध्यान रखा है, उनकी पुत्र की तरह नहीं कोई आवारागर्दी करी है कि जिस वजह से उसे लड़कियों के हॉस्टल से मारकर भगाया गया हो। तो वो यहाँ पे यही कहती है उसने सभी मर्यादाओं का ध्यान रखा है और उनके पुत्र की तरह उसने कोई आवारागर्दी नहीं करी है कॉलेज में पढ़ के, या उसने कोई चोरी नहीं करी है, ऐसा वो बोलते गोपाल प्रसाद को उमा बोलती है। फिर अब जो शंकर है और जो उसके पिता है वो दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो शंकर हैं और जो उसके पिता है वो गुस्से हो जाते हैं, गुस्से होकर खड़े हो जाते हैं और वो रामस्वरूप जी को यानी उमा के पिता को भी भला बुरा कहते हैं और दरवाजे की ओर बढ़ने लग जाते हैं कि बहुत कर ली बेइज्जती, अब तो हम नहीं रुकेंगे यहाँ, हम तो अब जा रहे हैं। तो ये बोलकर वो तो दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर उमा पीछे से कहते हैं अरे हाँ जाइए जाइए, मगर ना घर जाकर ये पता ज़रूर कर लेना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का यह मतलब है कि उसका खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी कि नहीं, ऐसा बोलती है उमा कि हाँ जाइए जाइए और घर जाके ये ज़रूर देख लेना कि आपके खुद के बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब है, कि आपके बेटे का खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं जो आप दूसरों को ऐसे बोल रहे हैं। फिर गोपाल प्रसाद है और जो शंकर है वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनको जाता देख जो रामस्वरूप जी हैं यानी उमा के जो पिता हैं वो बहुत ही निराश हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। फिर जब पिता को निराश देखकर, हताश देखकर जो उमा है वो अपने कमरे में चली जाती है और वो भी रोने लग जाती है। फिर तभी जो नौकर है वो मक्खन लेकर आता है और यहीं पे वो जो कहानी है
वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार इस अध्याय में बताया गया कि कैसे एक लड़की का जो विवाह है वो एक सामाजिक समस्या के रूप में बन गया है, किस प्रकार एक लड़की को वस्तु समझा जाता है, उसका मोल भाव किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ अगर आपको पूछनी है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।